बात करनी है अपने को, यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, मेन जो विषय है ना अपना, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो यही है, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। अब तक जो हम बात कर रहे थे, 1.5 घंटा हो गया हमें, वो सारी बातें जो किससे रिलेटेड थी, परिदृश्य से रिलेटेड थी। किससे संबंधित थी बोलो, राजस्थान का जो एजुकेशनल सीनेरियो है उससे रिलेटेड थी। अब हम बात कर रहे हैं विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियों की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा, मतलब सीधा सीधा अगर कोई सिलेबस को देख के प्रश्न बनाएगा तो वो परिदृश्य के बजाय यहाँ से बनाएगा। परिदृश्य हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि और जगह वो काम आएगा, ठीक है ना, ओवरऑल में काम आएगा। तो मतलब क्या है इसका, देखो, पूर्वानुमान, नियोजन, समन्वय और नियंत्रण करना, इसी को अपन प्रबंधन बोल देते हैं। पहले से आइडिया लगा लेते हैं अपन बहुत सारी चीजों में, कैसे उसको मैनेज करना है, क्या करना है, कंट्रोल से लेके और कोऑर्डिनेशन तक की सारी बातें आ जाएगी। प्रबंधन है जो मैनेजमेंट सबसे बड़ा है, और अपन ये शब्द सुनते भी हैं कि भाई वहाँ का मैनेजमेंट खराब है, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। बहुत बार पढ़े ही नहीं, अपन बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, सब सुना होगा टाइम मैनेजमेंट। वही शब्द यहाँ पर भी है, यहाँ एजुकेशन में बात करनी है अपने, मैनेजमेंट। तो इसको अलग करके भी बता दिया है, मैनेज यानी होता है व्यवस्थित करना, मैन यानी हो गया मानवीय संसाधन द्वारा, और टेक्टफुली का मतलब होता है कुशलता पूर्वक व्यवहार। बहुत बार हम ऐसे सुनते भी है ना कि वहाँ मैनेजर बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया क्यों है, क्योंकि वो लोगों के साथ जो टेक्टफुली बढ़िया व्यवहार कर लेते हैं। और बहुत सारे जो उनको खड़ूस बोलते हैं, सुना होगा ऐसे कि वो तो खड़ूस है, इसका मतलब वो टेक्टफुली व्यवहार नहीं करता। पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है। ये पूर्व निर्धारित कैसे होगा, तो भाई हमें पहले से ही पता है, उसी पे अपन काम करते हैं। क्या, कब, कहाँ, कैसे काम करना है, यही सामूहिक प्रयास है। किसको क्या काम करना है, कब करना है, कहाँ काम करना है और कैसे काम करना है, ये सारा कुछ मैनेजर का काम होता है। जैसे उनको बताएगा कि भाई तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें कहाँ जाना, नहीं जाना। वो प्रारंभ में प्रबंधन का उपयोग उद्योग या व्यापार क्षेत्र में होता था। मतलब ये जो शुरुआत हुई थी ना उस समय, जो कौन प्रबंधन का पूरा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज था, कहाँ पर, उद्योग और व्यापार। क्योंकि जैसे मान लो कोई व्यक्ति उद्योग चला रहा है, उसके पास एक फैक्ट्री है, तो उसका पूरा कि भाई इतने जो कार्मिक चाहिए, इतने मशीन में ऑपरेटर चाहिए, इतनी बजे से इतनी बजे तक की शिफ्ट में ये आदमी काम करेंगे, फिर उसके बाद वाली शिफ्ट में ये लोग काम करेंगे, तो वहां प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत जगह सुना भी होगा ऐसे ही, वो तो फैक्ट्री मैनेजर है और वो था दान की लगा सका है, ऐसे भी सुना होगा, तो इसका मतलब वो काम कर रहा है। अब परिभाषाओं की बात करते हैं खूब डिटेल में, अपने को जो बात करनी है। तो बहुत फेमस मैनेजमेंट गुरु रहे हैं, नाम है पीटर ड्रेकर। मैंने भी पढ़ा है इनको, काफी ठीक लेवल है इनका, किताबें वगैरह भी काफी सारी हैं जो पब्लिश हुई हैं इनकी। और इन्होंने जो परिभाषा दी है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। यहाँ पर कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आए, जैसे मेरे तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसी को लगे कि भाई ये शब्द समझ में नहीं आया, तो समझना है। क्योंकि ये केवल और केवल ऐसा एक टॉपिक नहीं है कि विद्यालय की प्रबंधन समितियां पढ़ ली और काम खत्म हो गया। ये सारी बातें अपने जीवन में काम आने वाली है। भाई पढ़ाई हो तो टाइम मैनेजमेंट की बात आएगी, तो जीवन में जो और जो भी चीजें हैं उनका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है अपने को। घर परिवार का भी क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। सीधी सही बात है। तो सारा कुछ चीजें अपने यहाँ से सीखेंगे तो अपने लाइफ में जो उनका बढ़िया इंप्लीमेंट हो सकता है। प्रबंधन के गुरु के नाम से ये जाने जाते हैं, पीटर ड्रेकर, याद रखना, ठीक है ना। फिर विलियम लुइक है, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना प्रबंधन कहलाता है। एक चीज और क्लियर कर लेना, ये एग्जाम में परिभाषा पूछी नहीं जाएगी, ये यहाँ पर नोट्स में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी समझ है जो बढ़े। समझ में आ गई ना बात, ये इनको रटना नहीं है, ऐसे भी ड्रेकर ने क्या कहा, फिर लुइक ने क्या कहा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। केवल ये समझ लो कि भाई ये क्या रहा है, इसका मूल भाव क्या है। फिर मेरी पार्कर फोलेट क्या कर रही है, मैडम है ये, प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। क्योंकि मैनेजर है उसको काम करवाना दूसरे से, तो प्रबंधन क्या है, दूसरों से काम करने की कला है। समझ में आ गई ना बात। जैसे अपने घर पे हैं, मम्मी है जो तरकीब से कि बेटा आज बर्तन साफ करने हैं, है ना, तो वो उनका मैनेजमेंट है। वो फिर तर्क भी दे देगी कि भाई मेरे ये काम है या मैं ये कर रही हूँ। या और भी जैसे अब लड़कों को लग रहा होगा, हमारे लिए भी बताओ कोई ऐसा कि नहीं उदाहरण। तो पापा बहुत बार कहते हैं ना, ऐसे ऑर्डर देते हैं, मतलब तरकीब से, भाई ये काम है जो तुम कर लो और इसका ये रहेगा, इससे बढ़िया काम हो जाएगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। फिर रॉस मुरे हैं, निर्णय लेना ही क्या है, प्रबंधन है। भाई ये काम ये करेगा या नहीं करेगा, ऐसा डिसीजन लेना। कुंटस विद्वान है, यदि किसी समूह से कार्य करवाने की कला क्या है,
प्रबंधन है, यहाँ समूह शब्द यूज किया है कुंटज ने। और लॉरेंस एपले, प्रबंधन वस्तुओं का निर्देशन नहीं होकर व्यक्तियों का विकास है। नामों को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि इनको तो रहने देना चाहिए, एपले तो थोड़ी होता नाम, एप्पल ब्ले हो सकता है ना। हाँ, टेलर ये काफी व्यवस्थित नाम है, इनको याद रखना। टेलर और एक नाम आएगा, एक टेलर या ऐसा कुछ नाम है वो आएगा। और वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है। अब प्रबंधन है ना, उसमें एक शब्द और लेके आए टेलर, क्या नाम लिखा है? वैज्ञानिक। प्रबंधन है उसमें और साइंस को जोड़ दिया, व्यवस्थित और क्रमबद्ध कार्य है प्रबंधन है, ऐसा इन्होंने कहा। फिर हेनरी फेयोल है, काफी बड़े लेवल पर इन्होंने काम किया था। और 14 सिद्धांत दिए इन्होंने, कितने बोलो? प्रबंधन का वास्तविक जनक अगर किसी को कहा जाए तो वो कौन है? हेनरी फेयोल है। प्रबंधन के सिद्धांत दिए थे इन्होंने, कितने बोलो? 14 सिद्धांत। और एक समय ऐसा था, मेरी मजबूरी थी तो 14 ही सिद्धांत मैंने पक्के ही रट्टे थे, याद किए थे, ट्रिक से याद किए थे। वो ट्रिक अभी बता ही नहीं सकते, ऐसी ट्रिक थी। हालांकि ये नाम लिखे हुए इधर तो अपन पढ़ सकते हैं, इनको देख लेंगे अपन। और विशिष्ट कार्य या तत्व होते हैं वो कितने होते हैं बोलो? 5 होते हैं, जिसमें पहला है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, कमांड है, कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल है। इसको अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? पीओ ट्रिपल सी। क्या बोल देते हैं? पीओ ट्रिपल सी। और इसको जो थोड़ा याद भी रख सकते हैं अपन, हेनरी फेयोल के साथ जो पीओ ट्रिपल सी। अब ये जो 14 सिद्धांत है उसमें जो पहला है कौन सा? कार्य विभाजन। दूसरा है अधिकार और उत्तरदायित्व। फिर अनुशासन है, आदेश की एकता है, निर्देश की एकता है, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधीन होना, कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी सैलरी, जिसको अपन सैलरी बोल सकते हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, कौन से काम है जो सेंट्रलाइज होंगे, कौन से नहीं होंगे, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, समता, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, मतलब जो भी नौकरी मिल रही है वो स्थायी हो, मतलब उनकी जॉब सिक्योरिटी हो। तो पहल क्षमता, इनिशिएटिव करना आना चाहिए जो भी कार्य काम कर रहे हैं वो। और लास्ट मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या क्या है? सहयोग की भावना। क्योंकि सहयोग की भावना अगर है, एक दूसरे का सहयोग करने का है मन में विचार, तो फिर ज्यादा बढ़िया तरीके से अपन मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक परिवार हो, उसके संदर्भ में सारी बात कर सकते हैं अपन। परिवार में जितने मेंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के सहयोग की भावना रखें तो बढ़िया चल जाएगा क्या? बाकी अपने यहाँ तो खींचातानी करते हैं, मतलब है ना, मतलब वो उधर जा रहा है, वो डिसीजन कुछ भी लेगा तो वो उल्टा उल्टा बोला। पहल क्षमता का मतलब जो भी बढ़िया काम है उसके लिए इनिशिएटिव लेना, खुद से है जो काम करना। समता की बात है, सबको जो समान महत्व दिया जाना चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था का मतलब जो जिस व्यवस्था में है उसको फॉलो करें। एक सोपान श्रृंखला का मतलब समझ लो। सोपान श्रृंखला का मतलब अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि पहले निदेशक है, फिर जॉइंट डायरेक्टर है, मतलब संयुक्त निदेशक है, फिर डीओ है, फिर सीबीओ है, फिर पीओ है, फिर हेड मार्शल, और फिर थर्ड ग्रेड, फिर फोर्थ ग्रेड, आजकल जो पूरा सिस्टम है। तो ये पद श्रृंखला है, एक तरीके से सोपान है ये पदों का। भाई किसको अभी किसकी बात सुननी है, माननी है, जो भी सारा कुछ। एक है 8 नियम देने वाले, वैसे यहाँ 7 लिखा हुआ है, 8। ठीक है, इसको भी देखते हैं। पोस्ट गोर्ब के नाम से आता है लुथर गुलिक। विद्वान का नाम क्या है? लुथर गुलिक। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इनकी एक किताब छपी थी, और 1937 है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा वर्ष भी, क्योंकि बहुत पुराने समय का है। इनके मित्र थे कौन थे? उर्वी। विशिष्ट कार्य बताए 7 और सिद्धांत बताए 8। कितने बताए बोलो? 8 सिद्धांत बताए। अब जैसे वहां हमने पीओ ट्रिपल सी पढ़ाना है, वैसे के वैसे इनके यहाँ है जो पीओएस बीसी, पोस्ट गोर्ब इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पोस्ट गोर्ब। ये जो जो भी ये पूरे नाम है ना, इनका शॉर्ट पहला पहला जो लेटर है उसको बना के और पोस्ट गोर्ब बनाया है, लुथर गुलिक के साथ, याद रखना। पी का मतलब होगा प्लानिंग, प्लानिंग को हिंदी में कहेंगे अपन नियोजन। फिर ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। एस का मतलब स्थापित, नियुक्ति करना, मतलब स्टाफ वाले काम करेंगे जो। डायरेक्शन, निर्देशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, रिपोर्टिंग, आलेखन या प्रतिवेदन, और बजटिंग यानी बजट बनाना। इनमें से कौन सा नहीं था उसमें? ये नहीं था, बजटिंग नहीं था। पीओ ट्रिपल सी में कहीं भी बजट की बात नहीं नहीं हुई थी। मुझको लग रहा होगा रिपोर्टिंग की बात भी नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। अलग अलग हो सकते हैं ना। शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र क्या है जो बात करते हैं अपन। तो थोड़ा बहुत प्रबंधन के बारे में बातचीत की हमने, थोड़ा कुछ समझ में आया भी होगा। यहाँ विशिष्ट कार्य 7 बताए हैं, और सिद्धांत कितने बताए इन्होंने? 8 सिद्धांत बताए। और लगभग ये जो लिखे हुए हैं ना, इनसे मिलते जुलते ही सिद्धांत है, कोई बहुत अलग बात नहीं की है। यहाँ सबका मतलब समझ रहे हैं? प्लानिंग का मतलब कोई भी हम योजना बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, 6 महीने में कोर्स पूरा करेंगे, फिर और 3 महीने में सिलेबस का रिवीजन करेंगे, ये क्या है? नियोजन है, प्लानिंग है। फिर संगठन है, चीजों को जोड़ना करना, जो भी सारा कुछ है, इतने लोग काम करेंगे, इस लेवल पर काम करेंगे। फिर नियुक्तिकरण है, जो भी मतलब अभी नोट्स बनाने के लिए जैसे नियुक्ति हुई हो, ऐसे मान लो ये लोग ऐसे नोट्स बनाएंगे, ये ऐसा काम करेंगे, जो भी है।
फिर उनको कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए क्या दिए जाएंगे, उनको निर्देश दिए जाएंगे। फिर आपस में कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, भाई इस समय ये काम है वो काम है, एग्जाम वगैरह आ गया बीच में तो थोड़ा उनको ब्रेक दिया गया या ऐसा कुछ। और लास्ट एंड फाइनल रिपोर्टिंग और बजटिंग, है ना, कितना पैसा लगेगा, जो भी सारी कहानी आ जाएगी। अब हम बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र से रिलेटेड। आज पूरा पढ़ सकते हैं क्या इसको अपन, या कल के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए? टाइम तो हो गया, कितने बज गई, 4 बज गए, 5 बजे तक नहीं, इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लो, 4:30 4 बजेगी तब रुक जाएंगे, और क्या। पहला है प्रबंधन के क्षेत्र में उत्पादन प्रबंधन। उत्तम शैक्षिक उपलब्धियों के सभी आयाम है तो किसमें आ जाएंगे, उत्पादन प्रबंधन में। अब कुछ को लगेगा कि एजुकेशन में उत्पादन की कहाँ बात आ रही है, तो एजुकेशन में बहुत जगह है ये बात आई, अभी आगे समझ में आ जाएगा। वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा संस्थानों को अगर चलाना है तो उसके लिए कौन सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वित्तीय, पैसा। भाई टीचर है उनको सैलरी देनी है, स्कूलों में बिल्डिंगें बढ़ानी है, कुछ और भी जो भी सामग्री। विकास प्रबंधन, जो भी संस्थाएं हैं उनको और डेवलप करना है। वितरण प्रबंधन, संसाधन है वो प्रॉपर है जो सभी स्कूलों को मिले। क्रय प्रबंधन, जो भी हमें सामग्री वगैरह टीएलएम वगैरह लानी है। शैक्षिक सामग्री और छात्रों को लाने ले जाने के लिए परिवहन के लिए परिवहन प्रबंधन है। संस्थापन, संस्थापन में संस्था की बिल्डिंग आ जाएगी, उपकरण और अन्य संसाधनों का प्रबंधन आ जाएगा। संस्थापन का थोड़ा ध्यान रखना है ना, संस्थापन शब्द है जब नौकरी लगता है ना पहली बार, तो कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसको भी संस्थापन बोलते हैं, कि उसका संस्थापन हो गया। सेवा वर्गीय प्रबंधन है जिसमें शिक्षक कर्मचारी आदि की व्यवस्था, पद भूमिका निर्धारण, वेतन पदोन्नति वगैरह, ये सेवा वर्गीय प्रबंधन आएगा। जैसे मान लो एक शिक्षक है तो हर साल उसको इंक्रीमेंट देना अपने को 3%, तो वो सारा कुछ मैनेज इसमें होगा। कार्यालय प्रबंधन है, कार्यालय अभिलेखों का रखरखाव, जो भी टीचर होता है जिससे तो उसकी एक सर्विस डायरी होती है, उसका मैनेजमेंट है। वो सैलरी दी है तो उसके बिल वगैरह है उनका मैनेजमेंट है, ये सारा कार्यालय में रहेगा, तो वो कार्यालय प्रबंधन कराएगा। ये 9 पॉइंट देखे हमने, और सामान्य सी बात है, समझ में आ जाएंगे। उत्पादन, वित्तीय, विकास, वितरण, क्रय, परिवहन, संस्थापन और सेवा वर्गीय, ये पूरा मैनेजमेंट के क्षेत्र हो गए एजुकेशन में। अब बात करनी है प्रबंधन की प्रकृति की। तो भाई प्रबंधन है जो वो क्या है, साइंस है, कला है, या बहुत अलग है इनसे अलग। तो प्रबंधन कला है, तो प्रबंधन है जो क्या है बोलो, कला है। कोई व्यक्ति है जो प्रबंधन में बहुत निपुण होता है और बहुत बढ़िया मैनेज कर लेता है, कुछ लोग जो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या आती है ना कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, उसी समय उसी एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट है जो पूरे क्वेश्चन 2 बार 3 बार हल कर लेते हैं, तो इसका मतलब उनमें क्या है, कला है। इसकी कला बोलो, प्रबंधन की कला है। अपने को भी क्या करनी है, सीखनी है कला। प्रबंधन विज्ञान है, कार्यों की क्रमबद्धता। विज्ञान कैसे, मान लो जैसे एक रीट का स्टूडेंट है और रीट मेंस का एग्जाम दे रहा है, अब अगर उसमें जो क्रमबद्धता है तो साइंटिफिकली वो कैसे हल करेगा, ऐसा प्रश्न जिसको बहुत इजी समझ सकते हैं और छोटा है वो, मतलब उसको पढ़ने में बहुत समय नहीं लगेगा, उन सबको वो पहले हल करेगा। फिर जो प्रश्न ऐसे रह गए हैं जो लेंथी हैं बहुत सारे, वो उनको हल करेगा। तो ये है जो क्या हो गई वहां, साइंस हो गई हल करने की। समझ में आई ना बात ये, हाँ। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। तो 3 लाइनें हो गई, कला भी है विज्ञान भी है, और जैसे श्रव्य दृश्य है और श्रव्य दृश्य, वैसे कला विज्ञान और कला एवं विज्ञान दोनों। अब परीक्षा में आ जाए जैसे कि निम्न में से सत्य कथन है, तो एक आएगा प्रबंधन कला, दूसरा आएगा प्रबंधन विज्ञान है, तीसरा आएगा प्रबंधन कला और विज्ञान है, तो कौन सा सही करोगे, ये वाला सही कर दोगे, है ना, क्योंकि दोनों बातें आ गई इसमें। नीचे उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी कर लेना। प्रबंधन की विशेषताएं क्या है तो देखो, प्रबंधन एक पेशा है, प्रोफेशन है, इसको अपन बोलेंगे क्या, कार्य है। जो जो भी मैनेज करते हैं, यहाँ शिक्षा विभाग के संदर्भ में बात करें तो कार्य, बाकी मैनेजमेंट है जो हर जगह लागू हो जाएगा, पैसा के अलावा भी लागू कर सकते हैं। प्रबंधन एक प्रक्रिया है, मतलब फिक्स रटी रटाई चीज नहीं है कि बस ये हो गया तो काम हो गया। प्रबंधन है जो हमेशा प्रोसेस में रहेगा, मामला आगे से आगे आपको काम करना पड़ेगा। कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। मान लो कोई कहेंगे मेरे एग्जाम में वो टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, अब जैसे मान लो वो नौकरी लग गया है तो बाद में भी तो करना है, टाइम पे जाना, स्कूल टाइम पे आना, और भी बहुत सारे काम रहेंगे, तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई, प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंधन है जो कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसका मतलब बहुत सारे लोगों के साथ सहयोग में अपने को चलना पड़ेगा। सामूहिक प्रक्रिया होगी। मानवीय प्रक्रिया है, प्रबंधन कौन करेगा, जो भी मैनेजर है वो भी एक इंसान है, सारे लोग उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो भी इंसान है। अमूर्त प्रक्रिया है, अमूर्त प्रक्रिया का मतलब क्या होगा बताओ, साइकोलॉजी में हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, एक कंक्रीट बोलते हैं, मूर्त बोलते हैं, और एक क्या है, अमूर्त है। अमूर्त का मतलब वो सामने एकदम से प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा, जैसे कोई कहे कि मेरे मतलब वो परीक्षा में जो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता,
तो दिख रहा है क्या कि भाई ये नहीं हो रहा मेरे से? दिख नहीं रहा, वो दिमाग के स्तर पे चल रहा है बस। उद्देश्य आधारित है, कोई भी मैनेजमेंट किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। सामाजिक प्रक्रिया, दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो सामाजिक हो गई प्रक्रिया। कला एवं विज्ञान क्या है, दोनों है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब मैनेजमेंट है जो ऐसे नहीं कि भारत में ऐसे चलेगा और जगह ऐसे नहीं चलेगा, सब जगह जो पूरी दुनिया में लागू होता है उसका नियम, सामान्य नियम। गत्यात्मक विकासशील प्रक्रिया है, गत्यात्मक शब्द जब भी आए, विकासशील जब भी आए, तो भी मैनेजमेंट में आज जो चीजें चल रही हैं उसको धीरे धीरे और क्या किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। जैसे अपने पास जो शुरू में नोट्स बनेंगे, अब उसमें अपन कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो कौन सी प्रक्रिया नोट्स की, विकासशील, क्योंकि उसमें और चीजें जो जुड़ती जा रही है, बढ़िया होती जा रही है। नेतृत्व की प्रक्रिया है, मैनेजमेंट में आपको क्या करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है लोगों को, तो नेतृत्व की प्रक्रिया हो गई। संगठन के सभी स्तरों पर प्रबंधन किया जाता है, सभी स्तर का मतलब हो गया कि राज्य स्तर हो, देश का स्तर हो या जिला स्तर हो, अभी जस्ट बात की हमने, वो सब मैनेजमेंट में आ जाएगा। मापनीय प्रक्रिया है, अपन मैनेज माप कर सकते हैं उसको, जो मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, हम कह सकते हैं कि ये बढ़िया है, ये खराब है, ऐसा कुछ। और लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया है, मैनेजमेंट में पहले से ही क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो मैनेज किया जा सकता है चीजों को। तो विशेषताएं समझ में आ गई ना सारी की सारी। अब कला का मतलब क्या है, प्राप्त ज्ञान का व्यवहार में अगर कोई उपयोग कर रहा है तो एक तरीके से उसके पास क्या हो गई, कला। बोलते हैं ना बहुत बार भी, बहुत कलाकार है, इसका मतलब उसके पास कोई नॉलेज है जिसको वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है, तो ये याद रह जाएंगे। एक प्रोफेशन है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया भी कैसी है, सतत प्रक्रिया है, सामूहिक है, सामाजिक है, मानवीय है, अमूर्त है, उद्देश्य आधारित है, कला और विज्ञान दोनों है, सार्वभौमिक है, गत्यात्मक या विकासशील है, नेतृत्व की प्रक्रिया है, सभी स्तरों पर होती है और मापनीय होती है, और लक्ष्य है जो इसके पहले से निर्धारित होते हैं। इतना सारा कुछ हमने जो बात कर ली इसके बारे में, प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में। अब बात करनी है प्रबंधन के कार्य क्या क्या होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं फुल डिटेल में। पहला ही पहला तो कौन सा है, नियोजन है। निहि प्लस योजन, निहि प्लस योजन है क्या, संगठन के कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं, वो किसमें करते हैं, बोलो ना रे, नियोजन में। यह प्रबंधन का पहला कार्य है, निहि प्लस योजन, निश्चित रूपरेखा या व्यूह रचना बनाना, अर्थात संगठन के कार्यों की निश्चित रूपरेखा तैयार करना, क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। प्रबंधन का पहला काम हो गया नियोजन। दूसरा हो गया संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मानवीय और भौतिक संसाधनों से मिलाकर बना हुआ संगठन है, जो समूह है वो संगठन कहलाएगा। संगठन का मस्तिष्क है वो क्या है, प्रबंधन है। उपनाम बहुत जगह आएंगे। संगठन का मस्तिष्क मतलब कोई भी संगठन है उसमें मैनेजमेंट है वो उसके मस्तिष्क का काम करता है, ऐसे समझ लो। फिर नियुक्तिकरण या कार्मिकीकरण, स्टाफिंग जिसको अपन बोलते हैं, मतलब स्टाफ जो भी काम करेगा वो योग्यता के आधार पर कार्मिक जो होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। और निर्देशन, कमांड, आदेश का भाव इसमें मिलेगा हमें, डायरेक्शन, आदेश, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, ये सारा कुछ इसमें रहेगा। यानी कि कोई व्यक्ति है जैसे काम कर रहा है तो बढ़िया कर रहा है, तो उसको जो भी उससे ऊपर की पोस्ट वाला है वो कहेगा कि बहुत बढ़िया है, शाबाश, ऐसे करते रहो। अगर कोई काम में गड़बड़ कर रहा है तो उसको कहेगा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे बहुत जो भी डायलॉग बाजी है वो इसमें आ जाएगी। फिर समन्वय है, प्रबंधन का सार है समन्वय, है ना, और जीवन का भी सार है क्या, समन्वय है। अगर आप समन्वय कर पाए तो फिर तो जिंदाबाद हो, और समन्वय नहीं कर पाए तो हर जगह समस्या आएगी फिर आप। और ये चीज अपने को सीखनी है, समझनी है बढ़िया से। जैसे मान लो अभी मैं है तो सीजेपी का नेता होता, और वो जो जयपुर में घटना हुई थी उसमें मैं सीजेपी का मतलब वो गए थे उनमें मैं भी साथ में होता, तो कुछ को तो लग रहा हो ठीक जरूर कहता, ऐसा नहीं है। वहां पर समन्वय की कमी थी। वहां पर डायरेक्ट आप जो स्कूल में क्यों जा रहे हो, आप जो 10-20 हजार रुपए की स्टेशनरी खरीदो बढ़िया से, पेन पेंसिल वगैरह लाओ, गांव वाले जो भी बुजुर्ग वगैरह हैं उनसे जाके मिलो कि भाई हमें ऐसी सूचना मिली थी, आपके बच्चों को हम जो कुछ सामग्री वगैरह देना चाहते हैं। फिर आप जो बच्चे तो खुश हो जाते सब, और अभिभावक भी खुश हो जाते हैं, बढ़िया बढ़िया 20-20 हजार रुपए की अगर पार्टी सामग्री दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है इनके मन में, अच्छा भाव है। और फिर स्कूल में बुला लेते हैं आपको, मुख्य अतिथि बना, माला बराता है बढ़िया बिठा के, और फिर आप जो भाषण देना वो दे देते हैं। आपको कहना है ऐसे कि भाई ये है वो है, ये कर देंगे वो कर देंगे भाई साहब। ओके, स्टूडेंट भी राजी हो जाते, सारा काम हो जाता। लेकिन वहां किसमें कमी आ गई थी बोलो, आपसी समन्वय में कमी आ गई। उनको ये पता नहीं कि लोगों को कोई व्यक्ति गाली देता है, वो व्यक्ति नजर भी आ जाए तो फिर जो बच्चों को बिगाड़ सकता है, ऐसा कुछ उनके मन में भाव आता है। और सीजेपी के साथ क्या ये टेग लग गया, तो इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था उसमें सबसे ज्यादा वीडियो है वो कौन से है,
जो भी अब्यूजिंग के वीडियो वो है, तो लोगों के मन में ये धारणा बन गई अब कि भाई ये लोग हैं ऐसे जो बर्बाद कर देंगे पूरी पीढ़ी को। क्योंकि वो जो बच्चे थे उन्होंने वीडियो वगैरह बनाए ना, उस समय उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई ये वीडियो जो हमारे मोहल्ले के लोग बाग देखेंगे तो मेरे माँ बाप को किस नजर से देखेंगे और किस नजर से देख रहे हैं जो अपने को पता है। बहुत सारों के जो ये समस्या आई तो जो लोग बाग है वो थोड़े समझ गए, जागरूक हो गए तो ये लफड़ा भी हुआ। हालांकि सरकारें भी थोड़ी इससे जो चेती भी है, कुछ जगह थोड़ा बढ़िया भी होगा। कुल मिलाकर बात किसकी है, समन्वय की है। और हम भले कितने ही मतलब नेगेटिव टाइप का है अपना दुर्विरोधी अगर कोई संगठन है ना, वहां भी अगर अपन जाकर काम करना चाहते हैं ना, तो अपने को समन्वय तो करना पड़ेगा पहले। बिना समन्वय के अपन जाके और कुछ नहीं कर सकते, कोई मतलब जीरो संभावना है तो। हाँ, संसाधनों के मध्य आपसी तालमेल होना चाहिए। संसाधनों में मानव संसाधन भी आ जाएगा, उनके बीच में तालमेल होना चाहिए। जैसे पुस्तकालय में बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक एक तरीके से समन्वय है कि भाई कोई भी क्या क्यों नहीं कर रहा, मतलब सभी शांति से बैठे हैं तो पढ़ पा रहे हैं। ये जोर जोर से बोल के पढ़ने लग जाए तो बाकी परेशान हो जाएंगे, तो समन्वय तो खराब हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? ये नियंत्रण, कंट्रोल, संसाधनों पर प्रभावशाली नियंत्रण होना चाहिए। अब मान लो कोई भी कितना ही महान टीचर है ना, उसके ऊपर अगर ऊपर नियंत्रण नहीं है तो फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा वो। और ये चीज जीवन में बहुत जगह नोट की होगी। जैसे आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसमें जो संस्था प्रधान वो जिस दिन नहीं आते थे, उस दिन जो टीचर है वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते थे। सही बात है क्या? सही है या नहीं बोलो? हाँ, इसका मतलब उस दिन किसकी कमी हो रही है, नियंत्रण की कमी हो रही है। और आजकल हर जगह हम है ना ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर भयंकर लेवल का कंट्रोल हो तभी हम काम करेंगे। और विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, कर्फ है, मतलब श्राप है, वो यही है कि हमारे ऊपर अभी सीधा सीधा किसी का नियंत्रण नहीं होता है। और फिर अपन अभी थोड़ा सा आलस में इसमें पड़ जाते हैं, फिर रिजल्ट में थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। यानी कंट्रोल होना जरूरी है। कोई भी बालक हो, कोई बहुत सारे तो बोलते हैं आजकल की आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता उस लेवल तक ही चाहिए जिससे दूसरों की स्वतंत्रता क्या नहीं हो, बाधित नहीं हो। उस लेवल से अगर आगे चले गए तो फिर मामला गड़बड़ है। तो ये प्रभावशाली नियंत्रण वाली बात वैसे तो अपने घर परिवार में भी अपन जानते हैं। बहुत सारे अपने दोस्त हों, उनको देख लेना, घर से ज्यादा दबाव नहीं है तो वो उनकी लाइफ थोड़ी अलग होती है। अपने को तो कभी कभी ऐसा लगता है यार काश मेरे ऐसी लाइफ होती तो बढ़िया रहता। लेकिन फिर हम उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं जीवन में वो भी नोट करते हैं, फिर अपने को लगता है अपने तो बढ़िया है। ये ऐसे फालतू के उलझने के बजाय तो अपन ठीक है। प्रतिवेदन की बात करें तो कार्यों का सार या निष्कर्ष, भाई लास्ट में जो आपका जो काम आप साल भर तक कर रहे थे उसका आउटपुट क्या रहा। फिर बजट या वित्त, आवश्यक वित्तीय संसाधन जो होने चाहिए, बजटिंग है जो बहुत जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो मामला अटक जाएगा। फिर मोटिवेशन भी इसमें आएगा। प्रबंधन की आत्मा किसको कहेंगे, मोटिवेशन को कहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो प्रेरित है वो बढ़िया काम करेगा। अब मोटिवेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल हमने जो तरीके पढ़े। इंटरनल तो किसी को भाई ऐसी ईगो पे चोट आ गई, ऐसा आ गया तो वो बढ़िया काम करेगा, वो वाली बात तो हुई इंटरनल की, या इंटरेस्ट है इस कारण। और एक्सटर्नल का मतलब पुरस्कार वगैरह हो गए जैसे, या सजा के भय से हम काम करते हैं। जैसे मान लो मैनेजर ने कह दिया, प्राइवेट नौकरी कर रहा है कोई व्यक्ति, और भाई इस महीने का ये टारगेट है, ये पूरा नहीं किया तो फिर 1 तारीख को वापस आना मत दो। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, है ना। भले नेगेटिव है लेकिन अभिप्रेरणा है। और बहुत सारे ऐसे भी काम करते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो वो ऐसे फुल्ली काम करते हैं, मतलब भयंकर लेवल पे। उसके पीछे का कारण जब मैंने पता किया तो उसका है कि उनको इंसेंटिव देते हैं। भाई ये प्रोजेक्ट अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, तो वो तो भाई प्रोजेक्ट करना है, काम है वो, उसको तो पूरा करो। 50,000 और आ रहे हैं अपना तो और बढ़िया है ना भाई। आम के आम और गुठलियों के दाम है। एक है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। कोई भी मैनेजमेंट है उसका नाड़ी तंत्र है वो क्या है, बोलो? संप्रेषण। संप्रेषण के बारे में अभी जस्ट हमने अंग्रेजी जब पढ़ रहे थे सीएलटी में बात भी की थी। नाड़ी तंत्र कैसे है, आपस में लोग बाग है जो कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे तो और ज्यादा बढ़िया तरीके से जो वो काम कर पाएंगे। अब इसमें ये घर परिवार से लेकर अपन दुनिया भर तक की है जो बात कर सकते हैं कि संप्रेषण कितना जरूरी है या नहीं है, बोलो? अभी मोदी जी ने वो रिले क्यों बढ़ाई, क्योंकि वहां इसकी कमी आ रही थी, मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ रहा था। तो वो भाइयों बहनों की जगह जो डायलॉग ये बोलना पड़ा वो क्या है, कम्युनिकेशन है। प्रबंधन का भविष्य निर्णय प्रक्रिया है वो क्या है, क्योंकि आज आप जो डिसीजन लेंगे ना वो आपका क्या है, भविष्य है। मान लो एक विद्यार्थी है, उसने जो टाइम टेबल बनाया, कोचिंग ज्वाइन की, पढ़ना शुरू किया, तो ये उसका निर्णय है, क्या है, ये आज उसने डिसीजन ले लिया कि भाई मेरे को ये काम करना। अब 2 साल 3 साल बाद उसके साथ जो भी कहानी घटना होनी है, जो भी होना है, वो सारा कुछ इसी के आधार पर होगा।
अब मान लो कोई डिसीजन ले ले, जैसे कि मेरे को तो आज से है जो मैं भिलवाड़ा जाऊंगा और ये काम करूंगा, तो 4 साल 5 साल बाद उसी डिसीजन के यहाँ पे वो आगे रहेगा पीछे रहेगा जो भी है। मैंने एक समय ऐसे डिसीजन लिया कि अब अपनी लाइफ में जो पढ़ने के अलावा मेरे ख्याल से और कोई, मतलब मेरा ही ख्याल था, और मैंने ऐसे सोचा कि और कोई काम अपन कर नहीं सकते। तो फिर ये है जो इधर आ गए। तो उस समय जब मैंने डिसीजन लिया था, उस समय भले ही छोटे लेवल पर वो मामला, लेकिन इस समय जो वो चीजें जुड़ जुड़ जाएगी ऑटोमेटिक, और जुड़ी गई है, अपन देख पा रहे हैं इस बात को। आगे है विद्यालय का मस्तिष्क है, वो कौन है? संस्था प्रधान, क्योंकि सारे डिसीजन वगैरह हैं वो किसके पास रहेंगे? संस्था प्रधान के पास रहेंगे। हम ये सारा जो पढ़ रहे हैं वो किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में। बाकी और चीजें भी हो सकती हैं। एक विद्वान है वुड्रो विल्सन, काफी नाम आता है इनका, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इनकी पुस्तक है, उसमें भी ये मैनेजमेंट की बातें हैं। और ये जितनी भी किताबें हैं ना, शिक्षा के संदर्भ में नहीं लिखी हुई, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में लिखी हुई, लेकिन उनका उपयोग इधर भी किया जा सकता है। अब विद्यालय प्रबंधन में आगे हैं, अपन मेन विषय की तरफ आ गए हैं, तो बातचीत करते हैं कल, है ना? तो थोड़ा एक विषय रह जाएगा अपना, विद्यालय प्रबंधन पे अपन कल बात करेंगे, ठीक है ना? जो सबसे मेन बात है वो कल पे रह गई है, और फिर संधि वाला टॉपिक है उसको भी पढ़ लेंगे कल, और क्या।